अब हम लोग सबसे पहले अविनाश सर मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। आपसे समझना चाहूँगा सर कि हम लोगों ने देखा पिछला हफ्ता जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के हिसाब से हमने देखा काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और एक बार स्क्रीन पर भी हम लोग परफॉर्मेंस रेंज रख देते हैं अपने सामने दर्शकों को ताकि उनको और क्लैरिटी मिल सके। सर पिछले हफ्ते जो 196 पॉइंट की जो रेंज थी वो यहाँ पे श्रिंक होते-होते शुक्रवार तक 13 पॉइंट्स तक रह गई। सर अब इसको लेकर इसमें साथ में क्योंकि अब कल हम लोग देख रहे हैं एक्सपायरी का मूव भी है, दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है कैश को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? और साथ ही बाजार को लेकर क्या आपका नजरिया है? गुड मॉर्निंग आपको और सभी पैनलिस्ट को। देखिए पहली बात तो कैश जब शुरू हुआ था तभी वो एक नया सिस्टम और प्रोसेस था। मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते के बाद ये पूरी तरह से नॉर्मलाइज़ होगा। हालाँकि देखिए वॉलेटिलिटी तो बाज़ार में रहेगी। मुझे लगता है कि कैश लेके कोई बड़ी मुसीबत या कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट्स अभी वापस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को दिख रहा है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ईरान ने कहा है कि जब तक उनकी सारी माँगें पूरी नहीं होती, तब तक वो हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे और ये मेरे ख़्याल से काफ़ी बड़ा मसला है क्योंकि देखिए उम्मीद तो यही थी कि वीकेंड पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है, तो बाज़ार शायद उसी चीज़ को लेके थोड़ा अनसर्टेन फ़ेज़ में है। रही बात नतीजों की तो देखिए आज भी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के नतीजे आने वाले हैं, तो वापस आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ब्रॉडर इंडेक्स पे मुझे लगता है कि मार्केट एक थोड़ा-सा कंसोलिडेशन का मुँह लगेगा। यहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड या बड़ी डाउनसाइड तो नहीं आएगी, लेकिन जो भी एक्शन होगा वो आपको बेसिकली कंपनीज़ के नंबर्स में और कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंटरीज़ में सुनने के बाद मिलेगा। तो निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। हालाँकि हम अभी भी मानते हैं कि मार्केट पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में, लेकिन जियोपॉलिटिकली में कोई सॉल्यूशन इमीडिएटली आता है, तो मार्केट को डेफिनिटली एक सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा। ठीक है। अच्छा हिमांशु जी, ये लास्ट लेग है, ये हफ्ता जो है रिजल्ट्स का। सर ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे रहे और जैसे हम लोग देख रहे थे पिछले हफ्ते निफ्टी स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया, बहुत अच्छा रहा सर। अगर हम स्मॉल कैप देखेंगे यहाँ पर तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि अभी और जो है यहाँ पर बुलिशनेस का है या फिर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन का है यहाँ पर क्या स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा? और जो लास्ट फेज है, अब तक के नतीजों को किस तरीके से आप कंपाइल कर रहे हैं और आगे की स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार हरजी, आपको सभी हमारे को-पैनलिस्ट्स को और सभी हमारे दर्शकों को। देखिए मैं कहूँगा कि बाज़ार का जो बैरोमीटर है ना, वो शॉर्ट टर्म में निफ्टी से शिफ्ट होकर मिड कैप और निफ्टी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप पे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें, नंबर्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो फिनोमिनल परफॉर्मेंस यहाँ पर मुझे लगता है स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से नज़र के आ रहे देखने को मिल रही है। अक्रॉस द सेक्टर्स ग्रोथ है, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, अर्निंग्स में, कैपेक्स में, स्पेंडिंग में काफ़ी अच्छे यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्रीज़ हैं, काफ़ी एनकरेजिंग है और काफ़ी बुलिश आउटलुक है आगे चलकर भी। तो मुझे लगता है कि बाज़ार में बेसिकली अगर अल्फा जनरेट करना है या बाज़ार को बेसिकली आउट परफॉर्म करना है, तो यहाँ से स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप यही स्पेस है जो आगे भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है हर्ष जी की बेसिकली ये मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन है कि डीआईज या म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग है। ये बेसिकली नंबर्स जिस तरह से अभी हमने बात की, जिस तरह से आपने पूछा कि जिस तरह से बेसिकली जो अर्निंग्स निकल कर आ रही हैं फर्स्ट क्वार्टर की, टॉप लाइन में जिस तरह से शानदार ग्रोथ है, नंबर बॉटम लाइन बहुत अच्छी नजर का आ रही है, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्रिवन है और 1.5-2 साल की एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप मुझे लगता है कि आगे भी यहाँ पर लीड करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जरूर ध्यान देना चाहिए और इन्हीं पॉकेट्स में मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस और सिग्निफिकेंट अल्फा जो है वो निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए सर ने तो क्लैरिटी दे दी। मैं प्रदीप सर आपके पास आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए क्योंकि सर डॉलर को देखें या बॉन्ड यील्ड को देखें, नरमी है यहाँ पर और जो सर अभी अविनाश सर भी कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। हालाँकि जो शर्तें हैं उन्होंने वही पुरानी यहाँ पे ईरान की तरफ से रखी है। उन्होंने यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई एक तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए, फ्रोज़न जो ईरानियन एसेट्स हैं उसको आप रिलीज़ कीजिए यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने वही मांग जो पुरानी रखी थी उसी के हिसाब से देखने को मिला और उन्होंने कहा तब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे फ्री करते हुए नहीं दिखेंगे। अब आज क्रूड में हल्का सा इंचअप है, वो डेली बेसिस पे न्यूज़ बेस्ड फैक्टर्स हम लोग सब देख रहे हैं, रोज़ाना बता भी रहे हैं। आप ये बताइए सर कि अब ये जो पूरा हफ्ता है किस हिसाब से रेंज देख रहे हैं आप और क्या आपको लग रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा इंडेक्स के हिसाब से, कौन से जो वीकेस्ट पॉइंट यहाँ पे हो सकती है स्थितियाँ? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग हर्ष जी, आपको एंड सारे को पैनलिस्ट को एंड बोनस के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ ही स्टार्ट करूंगा। जितने भी स्टॉक एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड आवर कंपनी साइड।
registration granted by SEBI, membership of BSE, certification from NIS, and no way guarantee performance of that intermediary or provide any assurance of return to the investors. So basically मैं मार्केट को एक रेंज बाउंड कहीं ना कहीं देख रहा हूँ। बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। रेंज बाउंड का मार्केट है, धीरे धीरे मार्केट अपना जो शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम में हायर साइड शिफ्ट हो रहा है। अगर इमीडिएट लेवल पे देखा जाए तो एक सपोर्ट मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टाइम एक दो दिन के लिए 24,421-22 के आसपास है। इसको टूटने में नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा 24,250, जो कि बार बार हम लोगों ने देखा था कि ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल हो रहा था 24,250 से लेके 24,300 के आसपास। सो और रेसिस्टेंस अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं 24,780 से लेके 800 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर कभी भी मार्केट अभी आपको 24,500 24,450 के आसपास मिलता है तो मैं बाई करने में अभी बिलीव कर रहा हूँ। और जितने भी न्यूज़ वगैरह चल रहा है, देखिए बहुत लंबा टाइम हो गया है, घूम फिर के वही सेम न्यूज़, वो हरमुज बंद हो जाएंगे, फिर से खोल रहा है, फिर से डील हो भी जा रहा है, फिर से कहीं ना कहीं उस पर भरोसा नहीं है। सो मैं इंडेक्स लेवल पे इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कहीं ना कहीं 57,592 के आसपास का बैंक निफ्टी का प्राइस है। अगर हम शॉर्ट टाइम में एक टारगेट देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि 58,250 एक कहीं ना कहीं सप्लाई जोन है, यहाँ तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। और रही बात बाई, तो फिर कहाँ करे? मुझे लग रहा है कि देखिए डे लो आज का है 57,527, अभी 57,600। कभी भी आपको 57,400 से लेके 57,500 के बीच में मिले तो आप थोड़ा बाई भी करके जा सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा जो व्यू रहेगा ये पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप करने का ही सलाह रहेगा। और अपकमिंग नेक्स्ट अगर हम एक दो क्वार्टर का भी व्यू बताए तो यहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव ही व्यू लेके चल रहे हैं। अगर ज्यादा कुछ अनसर्टेनिटी या तो कुछ ऐसा हो गया जो किसी को पता ही नहीं था, और डोनाल्ड ट्रंप का हैबिट ही ऐसा है, कुछ ऐसा कर दो जो किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, तब जाके मार्केट में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी अगेन आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दिस इज द राइट टाइम फॉर पोर्टफोलियो बिल्डिंग। ये मौका अगर हाथ से चला जाएगा ना, नेक्स्ट 1-1.5 साल बाद आप रोएंगे बैठ के कि 1-1.5 साल पहले अगर हम पोर्टफोलियो बना लेते तो बहुत बढ़िया होता। हो गया है 17-18 मंथ से भी ज्यादा हो गया है, मार्केट नहीं चल रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि अभी आप धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो स्टैगर मैनर पे बिल्ड करने के बारे में सोचिए। चलिए, बोनस के दर्शकों को हम लोग जो है वो रोने नहीं देंगे यहाँ पर, और जो भी बेहतरीन विकल्प होंगे यहाँ पर जो हमारे जो एक्सट्रीम पैनलिस्ट हैं उनके जरिए हम लोग यहाँ पर सुझाएंगे। अच्छा बाला मैम, मैं आपके पास आऊँगा। आईटी को देख रहा था मैम, अभी करीब 31,800 के आसपास एक मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ पर, और करीब 32,700 के जो है लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 DMA यहीं पर है। मैम क्या आप देख रहे हैं कि ये जो है वापस एक अच्छी रैली के लिए तैयार हो रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय में एक अच्छी मोमेंटम आया, उसके बाद हल्का सा जरूर कूल ऑफ हुआ, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग हर्षी, अभी सभी हमारे को पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को सुप्रभात। देखिए, अब जब हम आज दोबारा बात कर रहे हैं तो ये वो भाव है जहां से रिकमेंडेशन दी थी तब से 20% निफ्टी आईटी इंडेक्स एंड इसके रिलेटेड कई सारे स्टॉक्स चले हैं। तो पहली बात तो ये कि क्या आपने, मैं लिटरली आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू ऑल व्यूअर्स, कि क्या आप वो करेज कलेक्ट कर पाए थे जब निफ्टी आईटी इंडेक्स आपका 26,000 और 27,000 के पास था और हम आपको रिकमेंड कर रहे थे कि आप इसको बाय करें, यहाँ पर मौके हैं। मतलब बहुत जल्द आपको रेंजिंग फ्रॉम 15 अप टू 30% की अपसाइड, 25% की अपसाइड दिख जाएगी। तो क्या ये कर पाए आप? अगर आप ये नहीं कर पाए तो जो कर पाए आप खुश रहिए, मतलब आगे भी इसमें बढ़त है, थोड़ा सा डाउनसाइड आएगा, लेकिन जो नहीं कर पाए आप इस चीज को नोट डाउन करिए प्लीज, कि मार्केट में जब सबसे ज्यादा फियर कहीं पर होता है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सेक्टर हो या ओवरऑल मार्केट, जब पूरा कहीं पर जब एकदम लगता है ना कि बस अब तो क्या बोलते हैं उसको, लुटिया डूब गई, कुछ एक कहावत है ना, तो अगर ऐसा जब लगने लगे तब वहां पर आपको करेज, क्योंकि बेयर फेज में जो आपने पैसा लगाया है, बाय द टाइम वो किसी के नोटिस पर आएगा तब तक तो आप करीब 15 से 20% कमा चुके होते हैं। बट उसके लिए आपको ना फंडामेंटल स्टडी, उसके लिए आपको पूरे मैक्रो फैक्टर्स के साथ साथ वैल्यू फाइंडिंग करनी जरूरी है। तो मैं इसीलिए समझाने की बस इतना कोशिश कर रही हूँ आज के दिन वापस से, कि मौके ढूंढिए, है ना, जहां पर दबाव है वो दबाव के कारण ढूंढो, और अगर कारण वो छोटे समय के लिए है, उनके ऊपर, उन कारणों के ऊपर कोई
काम किया जा रहा है तो वहां पर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। और क्यों आईटी इंडेक्स पर पहले से भी मेरा फोकस था, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में जो सरप्लस लाने का काम करता है, ट्रेड सरप्लस, यही है वो इंडस्ट्री। इसको कैसे छोड़ सकती थी मार्केट, इसको कैसे छोड़ सकती थी इंडस्ट्री, नंबर वन। नंबर टू, फॉर लास्ट 5 to 6 ईयर इट हैज गिवन अ नेगेटिव रिटर्न, इसके रिटर्न्स नेगेटिव थे आईटी में। तो जो एक बड़ा साइकिल फेज घूमता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि बड़े, कई बार साइकिल छोटे होते हैं, 1 महीने 2 महीने वाले, सम साइकिल्स आर लाइक बड़े, जो 5 साल 10 साल वाले साइकिल्स। तो अपने 5 इयर्स के साइकिल का राउंड फिगर किया है, 5 साल के साइकिल पर ये लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे चल रही थी, तो कैसे पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पर अपसाइड नहीं आती। सो दीज वर द थिंग्स जिसके बेस पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए, और इसीलिए लाइन से कई सारे स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी थी, इंक्लूडिंग ईटीएफ ऑफ निफ्टी आईटी। जी कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा सोच विचार करके अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो आप थोड़े से आगे रह सकते हैं मैम, अभी दूसरों क्या से। करना है? नाउ जी नाउ ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे अभी भी बढ़त है हर्षी। जी अगर आप पहले तो ये समझ लें कि अब पूरा पैसा अगर आप आईटी में लगाना चाह रहे हो तो पूरा अब एक साथ मत लगाइए। इतना समझाने का पीछे रीजन ये था कि अब आप थोड़ा लेट हैं, तो 50% पैसा जो कि आपका चल रहा है 31,000, इसके रेफरेंस से बात करें, आपके पसंद के स्टॉक चुन लीजिएगा। सो 31,800 निफ्टी आईटी, यहाँ पर आप 50% पैसा लगा सकते हैं। बचा हुआ या तो आप लगाइएगा और 33,000 के पास में जब निफ्टी आईटी इंडेक्स पहुंच जाए, या फिर इसी हफ्ते या इसी महीने जब आईटी इंडेक्स आप वापस से 30,500 के आसपास मिले, यानी थोड़ा सा डिस्काउंट, लाइक 10, थोड़ा सा 300-400 पॉइंट का ये डिस्काउंट मिल जाए, तो वहां अपनी पोजीशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जी विद दैट आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 27,000 आईटी इंडेक्स पर लेकर के चलिएगा, और पॉसिबली टारगेट अब यहाँ से 35,000 से लेकर के 36,200 के होंगे। मार्च तक का व्यू लेकर के जाइए। ठीक है, तो चलिए मैम की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई। यहाँ पे अभी क्या करना है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अब जो है अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स सर हम लोगों ने देखे, आप बेहतर समझते हैं, हमारे दर्शकों को समझाइए भी सर, सरकारी वर्सेस सर प्राइवेट, क्योंकि मैं कुछ नंबर्स टटोल रहा था सर, जहाँ पे हालांकि आप इसको दुरुस्त कीजिएगा सर। अगर मैं देखा तो एनआईए का आंकड़ा, नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा पीएसयू का ज़्यादा बेहतर दिखा सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पीएसयू की बढ़त रही, लेकिन हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वहाँ पे प्राइवेट बैंक का एक बेहतर नंबर निकल के आया। एसेट क्वालिटी में पीएसयू बेहतर दिख रही है सर। कहाँ फोकस किया जाए? एक तरफ पेन पॉइंट जो है वो एचडीएफसी बैंक दिखता है, दूसरी तरफ जो है हम लोग देखें तो सरकारी बैंकों के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं। आईसीआईसी बैंक भी है एक एस्पेक्ट जो अच्छे नंबर्स लेकर आया है। कहाँ फोकस करना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि सरकारी बैंक्स के जो नंबर आ गए, अगर हम बड़े बैंक्स की बात करें जैसे कि कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये पहला क्वार्टर है। पहला क्वार्टर नॉर्मली एक स्लो मूविंग क्वार्टर होता है। जैसे ही बैंक्स का सेकंड क्वार्टर और तीसरा तिमाही आता है तभी बिजनेस बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 14-15% है। क्रेडिट डिमांड इकोनॉमी में अच्छी है, और जिस प्रकार से गवर्नमेंट का कैपेक्स है, प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स है, मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स और एनबीएफसीज, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, और जो लोग अभी भी मैच्योरिटी और थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि एसबीआई, उसके बाद कैनरा बैंक, इसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि देखिए एसबीआई के नंबर्स इतने भी खराब नहीं थे कि मार्केट को उनको नीचे लाना चाहिए, कि कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी ठीक है, क्रेडिट डिस्बर्समेंट अच्छे हैं। कैनरा बैंक में तो कैनफिन होम्स के भी नंबर्स आते हैं, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। बट मुझे लगता है कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम दे दीजिए। मुझे लगता है दोनों एसबीआई, कैनरा बैंक में अच्छी कमाई होगी। और मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी तो हमको फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक की पसंद है। देखिए, जिस प्रकार का इनका कंसोलिडेटेड बिजनेस है, वहां पे मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट अगर आपको मिलती है तो थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही तगड़े आएंगे। तो बैंक्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए, तो सर की तरफ से यहाँ पे बैंकिंग को लेकर जो और खास तौर पे जो प्रेफरेबल पिक्स हैं सर ने वो हमारे साथ जो है दर्शकों के साथ साझा कर दी है। अब मैं हिमांशु जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, ये एक बार सुदर्शन केमिकल देखिए सर, क्या आपको लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अच्छा बेस यहाँ पर बन चुका है, और आई थिंक स्टॉक एक अप मूव के लिए तैयार है। एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक करंट लेवल्स पे ऑफर करता है। 1150 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा 1100 रुपए के नीचे काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन बनाया है स्टॉक ने, और अब यहाँ से इमीडिएट जो रेजिस्टेंस, जो सप्लाई जोन था 1125 1130 का, उसके ऊपर स्टॉक यहाँ पर निकलने के लिए तैयार है।
तो सुदर्शन केमिकल बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से अगर 1 से 2 महीने का नजरिया रखें तो 10 से 15% तक का रिटर्न देता हुआ नजर आएगा और पोजिशनली शायद और भी यहाँ पर अच्छी अपसाइड है क्योंकि मल्टीपल एक सपोर्ट जोन था, लॉन्ग टर्म एक बेस था 800 रुपए के आसपास, वहां उसके बाद बनाने के बाद बेस स्टेबल होने के बाद हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया है और जो मोस्ट रीसेंट जो लास्ट एरिया ऑफ सप्लाई था 1120 के आसपास, वो भी स्टॉक ने आज निकाल दिया है। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई सुदर्शन केमिकल को लेके। प्रदीप जी, एक प्रीति जी का सवाल है यहाँ से और ये कह रहे हैं कि स्विगी और पेटीएम पे नज़रिया जानना चाह रहे हैं। सर आपकी क्या राय रहेगी? स्विगी एक तरफ नंबर्स जो है डिसअपॉइंटमेंट रहा है, यहाँ पे पेटीएम है, सर किस तरीके से देख रहे हैं आप इन दोनों को? अब देखिए, स्विगी का एक वैल्यू जोन था ऑलमोस्ट 258 टू 70 80, अभी भी मैं बोलूंगा कि वैल्यू जोन में है। रिसेंटली अच्छा खासा चलने के बाद 304-5 का हाई लगाने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग में आया है। मैं बोलूंगा अगर व्यू आपका 2 क्वार्टर का मिनिमम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा यहाँ पे। आप 259 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। अगेन आपको पहला टारगेट 298, उसके बाद आपको 338, ऑलमोस्ट 340 तक का मूव आते हुए दिखाई देंगे। और फॉर पेटीएम मैं ही बोलूंगा, देखिए पेटीएम का अगर हम स्टोरी देखेंगे, जिस टाइम पे पेटीएम लिस्टिंग हुआ था उस जमाने में, उसके बाद पेटीएम ने कभी जो लिस्टिंग प्राइस के ऊपर आ ही नहीं पाया। सालों साल हम लोगों ने देखा है कि पेटीएम में एक पेटीएम पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस कैंसिल हुआ, कंप्लाइंस का प्रॉब्लम हुआ, पेटीएम 900 से 800 से गिर के 400 के भी नीचे आ गया था। जिस तरीके से अच्छा खासा बेस 400 450 500 के आसपास हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक जब ब्रेकआउट आया था 1070 के आसपास, तब से हमारा व्यू पेटीएम को लेके पॉजिटिव है। अगर रिसेंटली आप पेटीएम का बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में एक चीज मेंशन था कि इनके जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में से एक है। तो पेटीएम ने भी सेबी का जो रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस है ये लिया है और पेटीएम मनी पे आप देखेंगे इनके अभी ब्रोकिंग, रिसर्च, अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये लोग अभी उसमें भी अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। अब रिसेंटली टेक्निकली चार्ट भी देखेंगे, पेटीएम ने ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, मुझे तो लगता है कि 1-1.5 महीना मैक्स टू मैक्स एक बार आपको ये 1650 1700 ऑन द वे। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, जैसे जैसे ये ऑल टाइम हाई की तरफ मतलब जो लिस्टिंग प्राइस था उसकी तरफ जाएंगे, वहां पे आपको एक सप्लाई जोन भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे पुराने निवेशक जो है वो एक सेलिंग के मूड पे अभी भी है। बहुत बढ़िया लग रहा है करंट जोन से, मुझे लगता है कि 1650 ऑन द वे। चलिए ठीक है। यहाँ पे माला जी, जैश इंजीनियरिंग देखिए एक बार मैम, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे ये किस तरह का स्टॉक के पैटर्न कह रहे हैं और आपको आगे के हिसाब से अगर मिड टर्म के हिसाब से नजरिया लेके चलना हो तो कैसा लग रहा है ये स्टॉक? आप मेरे लिए इसको स्पेल कर सकते हैं प्लीज? जी मैं स्पेल एक सेकंड मैम मैं बताता हूँ। चलिए मैं एक बार इसको हम लोग कवर कर लेंगे। जैश है वैसे, इसको मैं एक बार कर लूँगा, लेकिन एक दर्शक का एक सवाल है मैम यहाँ पे, उनको मैं एक बार लेता हूँ क्योंकि स्पेसिफिकली आप ही के लिए सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं माला मैम, बेजल प्रोजेक्ट्स में क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ? बेजल प्रोजेक्ट्स, बाजेल ना, अभी हाल फिलहाल ही डिस्कस किया था, अभी इतना बाइंग के पास ही है। एनीवेज फिलहाल के लिए जो इसमें स्टॉप लॉस है मुझे याद है 170 का दिया हुआ है, तो अभी तो होल्ड करिए और बाइंग रेंज में है अभी। तो अगर आप इसको बाय कर रहे हो, अब वैसे तो 200 जो टारगेट डिस्कस किया था वो आ चुका है, बट दोबारा अगर आप आज बाय कर रहे हैं और आप निकले नहीं है बाय चांस, तो फिर होल्ड करिए। यहाँ से 170 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 210 से 230 225 इस रेंज के 2 टारगेट्स को आप चेस कर सकते हैं। हर्षी, इसके साथ ना एक और स्टॉक है विच इज बालाजी टेली सर्विसेज। वैसे तो रिकमेंडेशन हो गई पिछले हफ्ते 83 पर, बट स्टिल अभी 88 89 के भाव पर है, अप भी है आज, लेकिन स्टिल यहाँ पर थोड़ा ना पॉसिबिलिटीज और है। राइट नाउ इट इज 3.35% अप और इस प्राइस पॉइंट पर अगर चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ से बनता है 94 का, दूसरा बनता है करीब करीब 101 रुपए का। ये दो टारगेट्स हैं जो बालाजी टेलीफिल्म से लगते हैं आ सकते हैं आज में। और जो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेकर चले 82 रुपीज क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। एक तो ये ट्रेड के तौर पर, जो फ्रेश बाइंग के तौर पर। दूसरा है आंध्रा शुगर, आज 15% अप है और मुझे याद है पिछले मंडे या फिर ट्यूसडे को 6 जुलाई को आई थिंक ये रिकमेंडेशन आई थी।
एंड उसके बाद में करीब 95 का जो पहला टारगेट था 10-12% का, वो आ गया, अभी 100 पे चल रहा है। तो किसी को अगर यहाँ पर हाफ प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज अब यहाँ पर जो ट्रेलिंग लगाना चाहिए, क्योंकि बाइंग जो थी वो 86 और 87 के रेंज की थी, तो जो ट्रेलिंग लगाना चाहिए वो 91 पर लगाना चाहिए। फ्रेश बाय मत करिए, महंगा है। जिनके पास है, जिन्होंने लिया, वो ये एक्शन इसमें जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैम की यहाँ पर जो है वो राय निकल के आ गई और 2 स्पेसिफिक्स जो है स्टॉक के ऊपर मैम ने ये बता दी जानकारी।